हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बदलापुर महाराष्ट्र से योगेश अड़किने। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन हुआ, इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं। तो आप दर्शकों से इस विषय में ज़रूर कुछ साझा कीजिएगा। गोविंद जी, सादर प्रणाम। मैं योगेश अड़किने, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और वर्तमान में बदलापुर जिला ठाणे में रहता हूँ। मेरा जन्म नागपुर ज़िले के तामसवाड़ी गांव में हुआ और प्राथमिक शिक्षा महाराष्ट्र विद्यालय खापरखेड़ा जिला नागपुर से हुई। स्कूल में आयोजित होने वाले विज्ञान तथा चित्रकला प्रदर्शन से मिलने वाले अनुभव से मेरी रुचि आर्ट फील्ड में और भी बढ़ने लगी। इसी दौरान मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे भाई के मित्र श्री शैलेंद्र रक्षित उन दिनों आर्ट टीचर डिप्लोमा कर रहे थे। उनके संगत के परिणाम स्वरूप मुझे इस आर्ट फील्ड के बारे में जानकारी मिली और पश्चात नागपुर स्थित शरद पवार चित्रकला महाविद्यालय और जलगांव स्थित एमजे कॉलेज से मैंने मेरी चित्रकला विषय में पढ़ाई पूर्ण की। इस पढ़ाई के दौरान मुझे श्री अमोल पाटिल, श्री प्रफुल्ल नायसे, श्री प्रफुल्ल तायवाड़े, श्री वीरेंद्र चोपड़े और श्री अविनाश काटे इनका मार्गदर्शन मिला। मात्र इन सब में मुझे श्री प्रफुल्ल नायसे सर ने काफ़ी प्रभावित किया। विद्यार्थी दशा में जब तक हम अपने शहर, अपने ज़िले या अपने राज्य से बाहर क्या चल रहा है यह नहीं देखते, तब तक हमसे आगे और कोई नहीं, यह एहसास रहता है। किंतु जब नायसे सर ने खुद के पास से कुछ पैसे देकर भारत भवन जाने का आग्रह किया तो वहाँ पहुँच के सारा मामला समझ में आया। उन दिनों भारत भवन में मेरे ही उम्र के कुछ कलाकार मित्र दिन के उसी समय में कितना सारा काम करते थे और मैं क्या कर रहा था यह समझ में आया। और फिर कॉलेज की छुट्टियों में मैं लगातार भारत भवन जाकर श्री यूसुफ सर के मार्गदर्शन में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया। 2007 से अभी तक वह एक बात दिमाग में रखकर अपना कार्य कर रहा हूँ। इन सभी घटनाओं का प्रभाव मेरे काम में भी दिखने लगा था। इसी कारणवश मैं विद्यार्थी दशा में भारत के विभिन्न प्रांत में जाकर वहाँ के आर्ट फॉर्म को समझने और आत्मसात करने की कोशिश करने लगा। तब पता चला कि आर्ट की सीमा नहीं है, ना ही उसकी कोई परिभाषा है। वह निरंतर काम करने की एक प्रक्रिया है और इस प्रवास में आए सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम है। जी, योगेश भाई, आपके साथ गुरुओं का साथ तो हमेशा रहा ही है। और दूसरी बात हम जानना चाहते हैं आपके काम के विषय वस्तु क्या होते हैं, क्योंकि उसमें एक एटमॉस्फेयर दिखता है, एक वातावरण दिखता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं एक ऐसे गांव का रहवासी हूँ जो शहर से सटा हुआ था, जो विकास की ओर बढ़ रहा था, जहाँ काम तो बहुत था पर लोगों को मिल नहीं पा रहा था, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती थी ज़रूर लेकिन दिए के नीचे अंधेरे जैसा महसूस होता था। ऐसी परिस्थिति मेरे चारों ओर थी और जो दिखता, जो समझ पाता वही बनाता था। मात्र किसी एक वस्तु के इर्द गिर्द ही मेरे काम हो रहे थे। पर नौकरी का संयोग आया, वह भी टिपिकल गांव में, जहां बसें नागपुर से नवरगांव 2 बार आती थी और खेती में फसल साल में 1 बार होती थी। जैसे मैं विकसित गांव को छोड़ जंगल के समीप एक गांव में बसा हुआ, वही ट्रांसफॉर्मेशन मेरे काम में भी दिखा। गांव से संबंधित कुछ वस्तुएं मेरे चित्रों में आने लगी, जहां निसर्ग की बड़ी कृपा थी। वहाँ के जंगल पेड़ से भरे दिखते थे। मात्र कुछ कारणवश एक छोटे से गांव से सीधे मुंबई जैसे कंक्रीट के जंगल में आने के बाद कंपोजिशन करने का तरीका थोड़ा बदल गया और अनकहे किस्से जो जानते सब है पर बोलना किसी को भी नहीं, वही मेरे चित्रों के विषय बन गए। और अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे आजू बाजू जो घटनाएं घटती हैं वही मेरे चित्रों के मूल आधार हैं। जी, योगेश जी, आपके चित्रों में एक अलग तरह का एक कंपोजिशन दिखता है। वह कलर का सेंस एक डिफरेंट तरह का दिखता है, उसमें लेयर्स की बारीकियाँ, वह खूबसूरती से जो आप उसको चीज़ को रिवर्स टेक्निक से निकालते हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा है, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर अवगत कराइएगा। महाविद्यालय के दिनों अंतिम वर्ष में व्यक्ति चित्रण या प्रिंट मेकिंग ऐसे पर्याय उपलब्ध थे। व्यक्ति चित्रण करता तो उसकी सामग्री में बहुत खर्चा होता और प्रिंट मेकिंग के लिए महाविद्यालय से ही ब्लॉक और इंक मिल जाती
और हमें मात्र पेपर का ही पैसा लगता था। यही खर्चे विषयक सोच से प्रिंट मेकिंग में काम शुरू हुआ। प्रिंट मेकिंग की शुरुआत तो की, पर उसमें भी खर्चे कैसे आते हैं यह पता नहीं था। प्रिंट मेकिंग में एचिंग करते वक्त जिंक प्लेट, अच्छी क्वालिटी का पेपर, यह सब चीज़ें कुछ दिनों पश्चात मालूम हुई। पर जैसे तैसे एचिंग के कुछ काम होने के बाद सिर्फ और सिर्फ कोलोग्राफ और प्रिंट मेकिंग और रिलीफ प्रिंट मेकिंग करने की ठानी। मेरे लिए काम करना ज़रूरी था, फिर चाहे जो भी मीडियम में आसानी से काम करने को मिले। उस पश्चात मैंने बहुत सारे कोलोग्राफ और रिलीफ प्रिंट मेकिंग किए। और रिलीफ प्रिंट मेकिंग में मुझे रिवर्स टेक्निक मतलब डार्क टू लाइट काम करना पसंद है, और उसी का फलस्वरूप मेरे पेंटिंग में भी प्रिंट की कुछ झलकियाँ नज़र आती है। पेंटिंग करते समय मेरा काम मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक से ही स्टार्ट होता है, और फिर जिस तरह प्रिंट में ब्लॉक को काट काट कर रंग लगाते हैं, लगभग वही तरीका आपको मेरे काम में भी देखने को मिलेगा। और शायद ज़्यादा रिवर्स प्रिंट मेकिंग करने से यह रिज़ल्ट आया है, ऐसे मुझे लगता है। जी, योगेश जी, आप चित्रकला के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं, तो आपका उस फील्ड में अनुभव कैसा रहा? क्योंकि विद्यार्थियों के साथ उनके ही जैसे स्वभाव में काम करना व उनको एक सही दिशा देना, आज के समय में गूगल वर्ल्ड है और व बहुत सारा ऐसा कुछ है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाता है। तो उस माध्यम से बच्चों को समझाना व विद्यार्थियों को समझाना व अपने चीज़ों को उनके सामने रखना, वो किस प्रकार कार्य करता है, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। चाहे आप कौन सा भी आर्ट फॉर्म कर रहे हैं, आपके काम में ठहराव और संयम ज़रूरी है। मैंने 2009 को अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया और उसके साथ काम भी कर रहा था। मात्र सिर्फ काम से ही हमारी गाड़ी चलती नहीं, तो पैसा भी ज़रूरी होता है। इसलिए 2010 को मैंने श्री ज्ञानेश चित्रकला महाविद्यालय नवरगांव में मेरा पहला जॉब शुरू किया। महाविद्यालय में जॉब करने से मेरा काम चल रहा था और साथ ही साथ महाविद्यालय के छात्रों को गाइड भी कर रहा था। छात्रों को समझना और उनके स्वभाव अनुरूप उनको समझाना प्रारंभ में थोड़ा कठिन था, पर मन में ठहराव और संयम के चलते आसान रहा। आप चाहे स्वयं चित्र निर्मित करते हैं या दूसरों को दिशा देते हैं, इसमें संयम का होना अति आवश्यक है। तभी आप खुद को अधिक अच्छे ढंग से निहार सकते हैं, तभी आप दूसरों को कुछ दे भी सकते हैं। यह मेरा मानना है कि संयम एक कृति का प्रकार है। हमें सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए संयम मदद करता है, जो अपने कार्य को एक डिसिप्लिन देता है। संयम से ही एकाग्रता है और मन की शक्ति भी दर्शाता है। यह संयम ही है जो हमें हमारा काम रोकने के मोह से बचाता है। धैर्य आपको एक कलाकार के रूप में अपने काम में विकास, विकसित और परिपक्व होने में सक्षम बनाता है। बिना संयम के यह कुछ भी नहीं हो सकता, यह मेरी धारणा है। जी, योगेश जी, आपने बहुत सही कहा। पेशेंस व संयम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के लिए। और हमारा अगला प्रश्न है कि इस फील्ड में जो नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? शायद आप सभी ने इस मुलाकात में सुना होगा कि मैंने महाविद्यालय के बारे में ज़्यादा बात की है, क्योंकि सही समय, सही मार्गदर्शन मिलना और उसके काबिल बनना भी ज़रूरी होता है। महाविद्यालय और उसके पश्चात बाहरी दुनिया से ताना बाना बनाए रखने के लिए हमें निश्चित रूप से पूर्व तैयारी करनी चाहिए। अगर आप खुली आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी भी चीज़ का आप जब तक अनुभव नहीं करते तब तक सब कुछ ऊपरी आवरण ही लगता है। फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास, संयम और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, और होनी भी चाहिए। पर आज के इस यंत्र युग में सिर्फ ट्रेडिशनल आर्ट प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा तो अपग्रेड तो होना ही होगा। साथ ही आर्ट प्रैक्टिस करते हुए विटामिन एम भी ज़रूरी है। एम का मतलब है पैसा। पैसा तो चाहिए काम करने के लिए, और एटलीस्ट खुद का खर्चा उठाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। और आखिरी में, हर किसी का कुछ ना कुछ बड़ा गोल होता है, पर उस बड़े गोल के चक्कर में हम छोटे छोटे टारगेट को भूल जाते हैं, और शायद
उस बड़े गोल को अचीव करने में यह छोटे छोटे टारगेट बहुत बहुत बड़ा योगदान प्रदान करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने बातचीत के लिए इतना समय निकाला और उम्मीद है जो भी दर्शक लोग ये बातचीत सुन रहे होंगे उनको अवश्य इस बातचीत का लाभ मिलेगा। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। कल फिर हम मिलते हैं एक नए अध्याय, एक नए कलाकार के साथ। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो भी ये बातचीत सुन रहे हैं वो अपने 3-4 दोस्तों को ज़रूर ये शेयर करें, क्योंकि इन सब बातचीतों से उन सभी लोगों को इतना मोटिवेशन तो मिलेगा कि फील्ड में हम अपनी एक जगह बनाए रखने के लिए हमें काम कितना करना ज़रूरी है, कितना अभ्यास करना ज़रूरी है, ये ज़रूर मालूम होगा। तो हम फिर मिलते हैं। गोविंद भाई का कार्य सच में काबिल तारीफ़ है और राह में चल रहे कलाकारों को एक माला में सजाए रखने का कार्य कर रहे हैं। यह कार्य अविरत शुरू रहने के लिए आपको भी थोड़ा योगदान देना होगा और उसके लिए बस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू योगेश भाई। और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, दर्शकों को कैसा लगा वीडियो। तो कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।